हेलो दोस्तों, CS साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से अपन ने पहली पढ़ ली थी संयोजन अभिक्रियाएं। अब संयोजन अभिक्रिया के बाद में दूसरे नंबर पे आती है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। मतलब वियोजन अभिक्रिया में कोई एकल उत्पाद होगा, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक होगा और वह अभिकर्मक कितने भागों में टूट जाएगा, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को जब गर्म किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है दोस्तों, फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो ये फेरस सल्फेट एकल अभिकर्मक है। ये कितने भागों में टूट जाता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाता है। मतलब जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो वह Fe2O3 और SO2 और SO3 तीन नए उत्पादों में टूट जाता है। मतलब यहाँ पर एक अभिकर्म FeSO4 एक अभिकर्मक है जो कितने उत्पाद बनाता है, तीन उत्पाद बनाता है। इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया होगी दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन भी कैसे कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का। क्योंकि जब कैल्शियम कार्बोनेट जैसे CaCO3 को गर्म किया जाता है तो वह किस किस में टूट जाता है, CaO और CO2 में टूट जाता है। इसलिए यह भी कौन सी अभिक्रिया होगी, यह भी एक वियोजन प्रकार की अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी दोस्तों, वियोजन प्रकार की अभिक्रिया होगी। अब उसके बाद चलते हैं तीसरे उदाहरण पे। वियोजन अभिक्रिया का तीसरा उदाहरण आपको याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड का विघटन। सिल्वर ब्रोमाइड का विघटन भी कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। मतलब AgBr जब गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वह AgBr भी कौन कौन से दो नए उत्पाद बनाता है, Ag और Br2। किस में टूट जाता है, वह Ag में और Br2 में टूट जाता है। और यहाँ पे आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात भी याद रखनी है। क्या, देखो, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तो आपको यह मोस्ट लगा लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आप क्या बताओगे दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है, AgBr का। किसका, AgBr का। तो आपको ध्यान रखना है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, AgBr का उपयोग किया जाता है। ये आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद वियोजन अभिक्रिया के बाद अपन आते हैं उष्मा शेफी अभिक्रिया में। किसमें, उष्मा शेफी अभिक्रिया में। तो उष्मा शेफी अभिक्रिया क्या होती है, देखो, वह अभिक्रिया कौन सी, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हाँ आप देखो, उष्मा शेफी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। मतलब जब कोई अभिक्रिया होगी, मतलब कोई अभिकर्मक या तो दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, तो उसके साथ अगर उष्मा का उत्सर्जन भी हो रहा हो, किसका, उष्मा का, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उष्मा शेफी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शेफी का ध्यान रखना कि जब कोई अभिकर्मक अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक उत्पाद में तो टूट ही रहा हो, उसके साथ साथ क्या उत्सर्जित हो रही हो, उसमें उष्मा भी किसके रूप में उत्सर्जित हो रही है, ऊर्जा के रूप में। तो अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता हो वह क्या कहलाती है, उष्मा शेफी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे
प्राकृतिक गैस का दहन। इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक मीथेन, जब मीथेन CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। जब मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब मीथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो किस किस का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है, जल के अणुओं का निर्माण होता है, और साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। इसलिए प्राकृतिक गैस का दहन भी कैसी अभिक्रिया का प्रकार होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। यह अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों होगी, क्योंकि इसमें अभिक्रिया के दौरान किसका उत्सर्जन हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। इसकी अब देखो दूसरा उदाहरण, श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही प्रकार है। क्यों, क्योंकि जैसे अपन देखते हैं दोस्तों, अपन भोजन करते हैं तो भोजन खाए से क्या क्या खाते हैं, भोजन में रोटी, चावल, ब्रेड, अंडे, जो भी है, अपन आलू, ये सब खाते हैं। और इनमें क्या होता है, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं होता दोस्तों, होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। इनसे क्या, इनमें सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट से अपन को क्या मिलती है, ग्लूकोज। ये किस में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है। और जब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, किसके साथ, जब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित मांसपेशियों में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बना लेता है, एक तो CO2 बनाएगा, फिर जल बनाएगा, और साथ में क्या उत्सर्जित होगी, साथ में ऊर्जा उत्सर्जित होगी। क्या उत्सर्जित होगी, ऊर्जा। मतलब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 जल और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और ये ऊर्जा अपने किस काम आती है, कार्य करने के काम में आती है। इसलिए ऊष्मा श्वसन के दौरान इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वसन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वसन। इसलिए श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, पढ़ दें। श्वसन भी कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो अब देखो, श्वसन मनुष्य को जीवित रहने के लिए, किसको, मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय भोजन अनेक खाद्य पदार्थों में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, अनेक खाद्य पदार्थों में टूट जाता है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड से का क्या मिलता है अपन को, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट टूटने से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। क्या मिलता है, ग्लूकोज। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित, किसमें, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और इस अभिक्रिया का नाम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, श्वसन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे श्वसन कहा जाता है। जैसे यह है C6H12O6, इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है, किससे, ऑक्सीजन से, तो किस किस का निर्माण कर रहा है, 6CO2 प्लस 6H2O, और क्या उत्सर्जित कर रहा है, किसका उत्सर्जन कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, इसलिए श्वसन भी कैसी अभिक्रिया होगी, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रकार होगा। उसके अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब तीसरा उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, अपन गांव में
गोबर आदि को एक जगह डाल देते हैं, और जब वह खाद के रूप में चेंज होता है तब अब देखना कभी अपन उसके पास से निकलते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ के पास से निकलते हैं, तो वहाँ अपन को एक गर्मी सी महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह वहाँ पे क्या हो रही है, उष्मा का उस क्या हो रहा है, वहाँ पे उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अब चौथा अभिक्रिया का प्रकार है उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सा प्रकार? अब किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। अब देखिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, किसमें? जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसमें उसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब जिन, एक तो होता है उष्मा सेपी, एक होता है उष्मा शोषी। उष्मा सेपी में तो क्या होगा, अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उत्सर्जन होगा, जबकि उष्मा से शोषी अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारकों को क्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता। मतलब उष्मा सेपी में तो अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा था, जबकि उष्मा शोषी में अभिक्रिया कराने के लिए क्या दी जाएगी? ऊर्जा। मतलब ऊर्जा का अवशोषण होगा, तभी जाके वह अभिक्रिया संपन्न होगी। तो ये डिफरेंट याद रखना, अभिशोषी में तो उष्मा का शोषण होता है और उष्मा शेपी में उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। अब उष्मा शोषी के उदाहरण देखो, H2 और I2। जब H2 की I2 के साथ हाइड्रोजन के दो अणु आयोडीन के दो अणु के साथ किसकी उपस्थिति में? ऊर्जा की उपस्थिति में। मतलब जब उनको ऊर्जा दी जाती है तो किस में कन्वर्ट होते हैं? 2HI में। मतलब अगर यहाँ पर इन दोनों अभिकारकों को उष्मा नहीं मिलती है अभिक्रिया करने के लिए, तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। उसी तरह जैसे N2 और O2 दूसरा उदाहरण है ये। मतलब नाइट्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मतलब परमाणु, जब इन दोनों को ऊर्जा मिलती है तो किसका निर्माण होता है? 2NO। किसका क्या बनाते हैं? ये 2 NO के अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 मोल NO का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। अब उसके बाद पांचवा अभिक्रिया का प्रकार आता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया में कोई भी यौगिक होगा, उसका कोई अणु हो, अगर उस अणु को दूसरे यौगिक के अणु या समूह के द्वारा हटा दिया जाता है। मतलब अगर कोई यौगिक का एक अणु दूसरे अणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। वह कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे समझो, जब जिंक की अभिक्रिया CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के साथ करवाई जाती है, कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अगर जिंक की अभिक्रिया करवाई जाए तो ये कॉपर के स्थान पर क्या आ जाता है? जिंक आ जाता है और क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट। और क्या विस्थापित हो जाता है? कॉपर। मतलब इस कॉपर सल्फेट के कॉपर अणु के स्थान पर, कॉपर अणु का स्थान किसने ले लिया? जिंक ने। और कॉपर सल्फेट के स्थान पर क्या बन गया? जिंक सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर दिया। मतलब एक अणु दूसरे यौगिक के अणु को क्या कर रहा है? यहाँ पे विस्थापित कर रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा गया? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखो, Fe मतलब फेरस की अभिक्रिया CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट से करवा दी जाए तो क्या बनेगा? FeSO4 और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। मतलब FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन, और जो एक मिनट, जो कॉपर सल्फेट होता है ना, इसका रंग कैसा होता है? नीला। और जो फेरस सल्फेट बनता है वह कैसे रंग का होता है? हल्के हरा, मतलब मलिन रंग का हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन भी आएगा आगे। अपन क्वेश्चन भी मैंने आपको परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए उनको आगे ऐड किया है और उनके आंसर भी वही लिखे हैं।
तो अपन इसके बारे में मतलब क्वेश्चन के रूप में इस वाली समीकरण की चर्चा आगे विस्तार से करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब उसके बाद आती है 6वें नंबर पे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब एक थी विस्थापन और एक है दूसरी है द्विविस्थापन। अब देखो द्विविस्थापन होती क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता हो, के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका, आयनों का। तो उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। मतलब विस्थापन अभिक्रिया में तो एक यौगिक के अणु को दूसरे यौगिक के अणु के द्वारा ही हटा दिया गया था। मतलब इसमें कितने अणुओं का विस्थापन हुआ था, एक का। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होगा, इनके जो यौगिक के अणु होंगे ना दोनों, वो एक दूसरे के से चेंज कर दिए जाएंगे। मतलब आयनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों के आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। जैसे यहाँ Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, एक यौगिक है सोडियम सल्फेट और का जलीय विलयन है, और दूसरा है बेरियम क्लोराइड। दूसरा क्या है, बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ देखो, यहाँ Na2SO4 और दूसरा क्या है, BaCl2। ठीक है, अब ये Na किसके रूप में होता है, यह होता है प्लस, SO4 क्या होता है, माइनस, ये होता है प्लस, ये Cl होता है माइनस। तो अपन ने पढ़ा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, मतलब ये वाला धन आयन किससे जुड़ जाएगा, इस वाले ऋण आयन से जुड़ जाता है, और ये वाला धन आयन इस वाले ऋण आयन के साथ संयोग कर लेता है। मतलब आयनों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान। तो देखो, जब सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड किससे, बेरियम क्लोराइड से करवाई गई, तो क्या बन गया, BaSO4। मतलब BaSO4 मतलब ये बेरियम प्लस का किसके साथ जुड़ गया, इस सल्फेट आयन SO4 माइनस के साथ। ठीक है, तो इसने इसके साथ अभिक्रिया कर ली और NaCl का निर्माण होता है। और क्या बना था दूसरा, NaCl। मतलब इस वाले प्लस ने क्लोरीन आयन के साथ अभिक्रिया कर ली। मतलब इनमें इस अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक मिनट रुकिए, अब मैं इसे साफ कर लेता हूँ। अब आते हैं इसके बाद 7वें नंबर पे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या, अब क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, उपचयन और ऑक्सीकरण। ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको अधिकतर एग्जामों में उपचयन अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए, इनमें नामों का ही डिफरेंट है दोस्तों, और इसे ध्यान से देखना। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या अंतर रहता है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन गलत नहीं करो। अब देखना, उपचयन अभिक्रिया, एक तो है उपचयन और इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण। तो आप याद रखना, पहले इसी के बारे में पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन की कमी हो उसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन। अब आप सीधा से याद रखना, उपचयन मतलब इसमें क्या रहा है, उ, इस उ से याद रखना ऑक्सीजन। क्या याद रखना है, ऑक्सीजन। क्या याद रखना है, ऑक्सीजन। मतलब जहां भी उ दिख जाए वहां याद रखना ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीकरण लिखेगा तब तो आप समझ ही जाओगे कि किसका योग करना है, ऑक्सीजन का। तो उपचयन अभिक्रिया से डायरेक्ट याद रखना ऑक्सीजन। तो उपचयन अभिक्रियाओं में क्या होता है, उपचयन अभिक्रियाओं में तो किसका योग होता है, O2 का तो योग होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिखेगा या फिर H की क्या होगी, हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता हुआ नजर आ जाए तो उस समझ जाना कि वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया हो रही है। अगर ऑक्सीजन जुड़ता हुआ नहीं दिखे और अगर किसी यौगिक में से हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, तब भी क्या होगा, वह कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी, उपचयन। ठीक है, अब देखो उदाहरण, जब कार्बन की अभिक्रिया मतलब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, CO2 का। मतलब कार्बन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाया जाए तो क्या बनेगा, CO2। अब देखो यहाँ कार्बन से किसका संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2। मतलब
ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना, तो यहाँ ये कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? उपचयन अभिक्रिया। अब दूसरा उदाहरण देखो, कॉपर की अभिक्रिया O2 से करवाई जाए, तभी क्या बना है? 2CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें कॉपर भी किसके साथ संयोग कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो यह भी कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अब इसके बाद मतलब जहां ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन कम हो, मतलब ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती हो और हाइड्रोजन में की कमी होती हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उपचयन। और अपचयन, अब पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन का योग हो, यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया की विपरीत होती है, मतलब उल्टी होती है। क्या होती है? उल्टी होती है। कैसे भाई? एक मिनट, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे ये इधर लेते हैं अपन, एक मिनट स्लाइड लेता हूँ मैं आपके लिए। अब देखो, एक तरफ लेते हैं अपन उपचयन, ठीक है, इधर लेते हैं अपचयन। उपचयन में तो होता है ऑक्सीजन O2 जुड़ता है और इसमें O2 हटता है। फिर इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, इसमें H2 की वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, अपचयन में ऑक्सीजन हटता है। ठीक है। और उपचयन में हाइड्रोजन की कमी होगी और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। सिंपल सा डिफरेंट आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? सिंपल सा डिफरेंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन का योग, उसे क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। अब जैसे उदाहरण देखो, CuO, ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड जब H2 से अभिक्रिया करता है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉपर से क्या अलग हो रही है? ऑक्सीजन। क्या हो रही है? कॉपर से कॉपर ऑक्साइड से क्या अलग हो रही है? ऑक्सीजन। तो और क्या रह गया? CO ओनली, Cu रह गया। क्या रह गया? ओनली कॉपर ही शेष रह गया, मतलब ऑक्सीजन हट रही है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। और ये ऑक्सीजन कहाँ जुड़ गई? H2 के साथ जुड़ के जल के अणु बना लिया। क्या बना लिया? जल का अणु। इसलिए याद रखना कि अपचयन में क्या होता है और उपचयन में क्या होता है। इसमें सिर्फ अ और ओ का ही डिफरेंट है। आप तो उसे ऑक्सीजन याद रखना, जिसमें आप कंफ्यूजन नहीं होगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछी भी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है, तो इसे विशेष ध्यान रखना। अब देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो, मतलब साथ साथ होती है, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब देखें, मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण के द्वारा। जैसे, यूनिट कहाँ की अपनी स्लाइड? ये रही। हाँ ठीक है, आपको सही बताया मैंने। एक मिनट। हाँ देखो, जैसे कॉपर ऑक्साइड लिया अपन ने और इसकी अभिक्रिया H2 से करवा दी। ठीक है, एक मैं इसको नीचे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में दिक्कत ना हो। कॉपर ऑक्साइड लिया, इसकी अभिक्रिया H2 से करवा दी, तो क्या बन गया? कॉपर बन गया और क्या बना था? H2O, जल बनाया था। अब देखो, अब आपको यहाँ क्या है? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और ये किस में बदल गया? Cu में। और यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणु, मतलब H2 अणु हैं, जिससे क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। अब यहाँ कॉपर ऑक्साइड देखो, CuO, इससे तो क्या हट रहा है? Cu। तो मतलब कॉपर ऑक्साइड से
CuO से क्या हट रहा है, ओ हट के कॉपर बन गया, मतलब ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाया, अपचयन। मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। अपन ने पढ़ा भी था कि जहाँ ऑक्सीजन अलग हो, क्या ऑक्सीजन हटती हो, उस वहाँ क्या होती, कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ देखो H2 से क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, मतलब जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, उपचयन। क्या कहेंगे, उपचयन। मतलब एक जगह तो अपचयन हो रहा है और दूसरी जगह उपचयन हो रहा है, मतलब इस अभिक्रिया में दोनों ही अभिक्रियाएं साथ साथ, और इसलिए इसे क्या कहा गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे आपको क्वेश्चन समीकरण देके पूछ सकता है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ देखो CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन किस में हो रहा है, कॉपर में। कॉपर का अपचयन नहीं हो रहा, किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, किसका, कॉपर ऑक्साइड का, किस में हो रहा है, कॉपर में। और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, किस में हो रहा है, H2O में, किसमें, जल के अणुओं के रूप में। तो ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं अपनी स्लाइड पे वापस। मतलब CuO प्लस H2 को जब गर्म किया जाता है तो क्या बन गया, कॉपर और जल, जल का अणु। तो इसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको ये समझा दिया। उसी तरह जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करवाई जाए तो एक तो जिंक बनता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब कार्बन का उपचयन हो रहा है, किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो दोस्तों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और इसके बाद संक्षारण के बारे में अपन कल विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों।